गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एमपीपीवी ग्रुप के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज 2:30 बजे का सेशन, 31 मई और संडे का दिन। तो एक्चुअली संडे का दिन, अभी तो आजकल लॉकडाउन की वजह से संडे मंडे सब एक से दिख रहे थे, लेकिन जनरली कहते हैं कि संडे आराम करने का समय होता है। तो आज के बाद से हम थोड़ा सा टाइम चेंज कर रहे हैं। टाइम आपका हो रहा है रात को 9 बजे का, और कल कोई भी इवेंट नहीं रखा है हमने। कल का दिन फ्री है क्योंकि कल लास्ट डे है आपके जो लेवल वगैरह मीट करने हैं, तो उसमें लोगों को जुटना पड़ेगा क्योंकि साथ साथ वो भी बहुत ज़रूरी है। तो कल हमने कोई प्रेजेंटेशन नहीं रखा है, और परसों आपको रात को 9 बजे नया प्रेजेंटेशन एक मिलेगा, जिसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो आज हमारे बीच में संगीता डायरेक्टर हैं आदिलाबाद से, तो वो आज एग्री का प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एग्री प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत डिमांड रहती है, हुई थी। एग्री के प्रेजेंटेशन नहीं हो पाते हैं। इस पहले हमने अभी थोड़े दिन पहले एक एग्री का प्रेजेंटेशन करवाया था, 2 लोगों ने किया था, और आज संगीता शर्मा जी दोबारा से ये प्रेजेंटेशन लेके आ रहे हैं। तो ओवर टू संगीता जी, आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। संगीता जी, आपको आवाज आई मेरी? लगता है संगीता जी अभी रेडी हो रहे हैं। संगीता जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। तो आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। आज मुझे यहाँ पर, मैं संगीता शर्मा आदिलाबाद से तेलंगाना से बोल रही हूँ, और आज मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ। और पहले मैं अश्विनी सर और प्रतिभा मैम, मयंक सर, सुनीता जी, सरिता जी और एंड मैं ऑल वेस्टिज फैमिली सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं पहले सबसे पहले गौतम बाली सर जी, दीपक सूद सर एंड कन्वरवीर सर, इन सभी तीनों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए किया है, जिसमें हाउसवाइफ, पढ़े लिखे, अनपढ़, बच्चे, बूढ़े, हर कोई इसमें काम कर सकते हैं। तो ज़्यादा करके मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हाउसवाइफ अपने सपनों को कभी पूरा कर नहीं पाई, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। आज वेस्टीज में आकर वो सभी अपने घर को संभालते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए आज वेस्टीज में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अपने सपनों को पूरा कर रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ वेस्टीज में आकर। धन्यवाद। और मैं अब आगे एग्री प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि पहले हम वेस्टेज बिजनेस में आकर हम हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि मनी फ्रीडम, सपनों का घर, लग्जरी लाइफ, विदेश यात्रा, समय की आज़ादी, मान सम्मान और अच्छी सेहत, ये सभी हमें वेस्टीज में आने से मिल रही है और सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। तो मैं आज आपको एग्री के 2 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे पास एग्री के प्रोडक्ट 7 टाइप के प्रोडक्ट्स है। वो 7 टाइप के प्रोडक्ट इस टाइप है: एग्री 82, एग्री ह्यूमिक, एग्री ग्लेनून, नैनोटेक, बायो फंगिसाइड, एग्री मार्क्स एंड एग्री गोल्ड। ये 7 टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, और वो सातों भी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं और उसका रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। ये प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे भारत में 70% जो जनता है वो सभी हमारे किसान भाई है जो खेती करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि उन्हें आज तक कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट की सही जानकारी नहीं दी गई, इसीलिए उन्हें पूरा अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो हमें उन्हें
नहीं मिल पा रहा। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होता है। बात करें तो वो जब भी अपने खेतों में स्प्रे करते हैं, अपने खेतों में जब वो स्प्रे करते हैं तो उस स्प्रे के अंदर जब वो मार्केट से जो लाकर कीटनाशक डालते हैं और उसी वक्त हम जब वहां से साइड से गुजरते हैं तो उसकी इतनी खराब, इतनी जहरीली हवा जो होती है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वो किसान भाई किस तरह बर्दाश्त करते होंगे। और वो जो प्रोडक्ट अपने खेतों में कीटनाशक डालते हैं तो उससे वो पूरी तरह से उसे कवर नहीं कर पाता और वो जमीन पर गिर जाता है। वो जमीन पर गिरने की वजह से वो प्रोडक्ट जो अपने पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भारी नुकसान होता है और उसकी जो जड़ें होती है वो भी उस जड़ों को वो पूरी तरह से कमजोर बना देती है। इसीलिए ना ही वो झाड़ पेड़ पौधे बड़े होते हैं और ना ही उन्हें फल ज्यादा आते हैं और ना ही उन्हें उसमें बढ़ोतरी मिलती है। इस वजह से वो सभी केमिकल युक्त होने की वजह से हमें वही प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो हमें पानी भी अच्छे से नहीं मिल पाता है, पानी भी प्रदूषित हो चुका है, हवा भी हमें बराबर नहीं मिलता। अनाज के जरिए, सब्जी के जरिए, फ्रूट के जरिए और फल के जरिए कहीं न कहीं हम थोड़ा बहुत स्लो पॉइजन अपन खा रहे हैं। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पानी प्रदूषित हो चुका है, अनाज हमें मिलावटी मिल रहा है और सब्जी भी पूरी केमिकल्स कलर यूजफुल हमें मिलती है। फ्रूट भी हमें केमिकल से युक्त मिल रहे हैं और दूध भी हमें बराबर नहीं मिल रहा है। तो पहले हर घर में गाय और भैंस होती थी। बात करें तो अब सिर्फ 20 या 30% किसान भाइयों के पास ही है। आज पूरा देश बल्कि हर घर में हम इसी हर घर में तो हर बड़ी बीमारी से हर कोई परेशान है। इसका कारण यही है कि हमें पानी, हवा और अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे सेहत को ये अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो हम सभी को किसान भाइयों को जागरूक करना है और पूरे देश को खुशहाल बनाना है। तो हमें एक कदम वेस्टेज प्रोडक्ट की ओर बढ़ाना है और हमारे जो किसान भाई है उन्हें फिर से जागरूक करना है। फिर से हमारी धरती जो बंजर हो चुकी है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो। जी आ रही है आवाज आपकी। ठीक है आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है सर। हाँ जी। और जो जमीन जो है वो पूरी तरह से अच्छी हो जाएंगी और उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स निकलना चालू हो जाएगा। हमारे किसान भाई फिर से खुशी होंगे, फिर से हमें अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेंगी। तो वो हम फिर से वो किसान भाई जो है वो बड़े खुश होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने लगेंगे और फिर से वही गाना गुनगुनाएंगे जो बरसों पहले खेती में लोग गाते थे और कहते थे कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो मैं अब इसके आगे एग्री 82 के बारे में बताना चाहती हूँ। वेस्टिज एग्री 82 जो है वो 82 टाइप की जो जड़ी बूटी होती है उससे बना हुआ एक मिश्रित गाढ़ा घोल है जिसे तरल पदार्थ या सोलेशन भी कहा जाता है और ये बड़ी आसानी से हर दवा में हम मिलाकर इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मिलाकर यूज कर सकते हैं और ये एग्री 82 जो है एक हमारे किसान भाइयों के लिए वरदान साबित हो चुका है और ये उपज ज्यादा देता है और किसान भाइयों को बचत ही बचत करता है। तो एग्री 82 ये है क्या? एग्री 82 ये एक्टिवेटर, वेटर, स्पिरिडर एंड प्रमोटर है। ये एग्री 82 किस किस में हम इसे काम ले सकते हैं? हम इसे भूमि उपचार, बीज उपचार, पानी के साथ, स्प्रे के साथ, कीटनाशक के साथ, यूरिया के साथ और गोबर खाद के साथ हम इसे काम में ले सकते हैं।
इसके फायदे क्या है? सबसे पहले ये पानी की बचत करता है, यूरिया, नाइट्रोजन और कीटनाशक की भी ये बचत करता है। तो हम इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक लेकर जाए ताकि हमें भी सफलता मिले और हमारे किसान भाइयों को भी सफलता मिले। हमारी भारत की जो आबादी है वो खुशहाल हम बना सके। और अपने इंडिया में देखें तो 70% जो हमारे किसान भाई है, तो उन सभी को इस प्रोडक्ट का हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देकर उन्हें आगे बढ़ाना है। अब ये एक्टिवेटर, जैसे कि अब हम इसे बताते हैं ये यूरिया के साथ कैसे काम करता है। तो हमें 35 केजी यूरिया में 160 मिलीग्राम जो है एग्री 82 मिलाना है। जब वो किसान भाई पूरा तरह से उसे यूरिया के साथ मिला लेते हैं और उसके बाद में वो छोटे छोटे अपने जो भी उनके पास सुविधा होती है उसी टाइप से वो उसमें एक गमले में लेकर के वो उसे छिड़काव करते हैं। तो वो पूरी तरह से खेती में अच्छे से वो पहुंच जाता है। और वो जैसे कि वो उसके कण नहीं रहते, जब एग्री 82 मिल जाता है तो वो पूरी तरह से वो उसके अंदर पानी में जाने के बाद में वो पूरी तरह से कवर करता है। तो ये यूरिया के साथ में हमने इसे यूज किया। तो उसके बाद जैसा कि हम इसे थोड़ा जो पेड़ बड़ा हो जाता है तब हम इसे इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। तो इसकी कंडीशन इस टाइप से होती है, जैसे कि जो ये पौधे होते हुए ये पूरे एक समान होते हैं और इसके अंदर इतनी अच्छी से ये इसकी ग्रोथ करता है, इसकी जड़ों को भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और इसे फूल और फल भी बहुत अच्छे से आते हैं। उसके बाद जब अब कोई पेड़ों के ऊपर कीड़ा लग जाता है तो हमारे किसान भाई जो है वो मार्केट से कीटनाशक लेकर आते हैं। कीटनाशक जो है वो उसे मिला करके अब उन्हें पता नहीं होता, जो भी मार्केट में उन्हें देते हैं वो उस लाके उसे स्प्रे कर देते हैं। तो वो इस टाइप से बूंद बूंद करके उस पौधों के ऊपर वो जमा हो जाता है। तो फिर जब भी हवा चलती है वो हवा के जरिए वो जमीन पर गिर जाता है। तो हवा के जरिए जब वो जमीन पे गिर जाता है तो वो पूरा नीचे जो जड़ें होती है उसे भी वो खोखली बना देता है। उससे वो कीड़ा तो मरता ही नहीं लेकिन जड़ों को भी कमजोर बना देता है। अगर बात हम करते हैं उसके अंदर जब हम एग्री 82 मिलाकर स्प्रे करते हैं तो वो पूरे खेत में एक लेवल से एक समान हमारे जो कीड़े जो पत्तों के ऊपर नहीं होते हैं वो पत्तों के नीचे होते हैं। जब वो कीटनाशक डालते हैं तो वो पत्तों के ऊपर ही रहता है। अगर हम उसे एग्री 82 मिलाकर यूज करते हैं तो वो पूरी तरह से पत्तों को भी कवर करता है और पौधों को भी, उसकी जड़ों को भी, जो सभी को कवर करता है और बहुत ज्यादा दिनों तक वो उसे उसके ऊपर उतना उसके ऊपर वो अपनी लहर बनाए रखता है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को नुकसान नहीं होता। उसके बाद हम बात करें पंप लाइन की, तो अगर हम उसमें वेटर, जैसा कि हम स्पिरिडर बताया और वेटर जो कि पानी के साथ जब पंप के साथ में हमें यूज करना होता है, हमारे किसान भाइयों को ये बताना है कि जब भी आप उसे यूज करते हो तो पानी का जैसा कि ये तेज बहाव रहता है तो हम इसमें कैसा दें। तो हमें एक उसके पास में जैसे कि छोटी टंकी होती है तो उन्हें कहना है कि उस टंकी के अंदर आपको 200 मिली एग्री 82 मिलाकर आपको जहाँ से पानी का वो जो बहाव जाता है वहां पर वो टंकी को रख देना है और उसे छोटा सा थोड़ा जैसा उस नल होती है उसे एकदम कम करके बूंद बूंद के टाइप में वो जब पानी के साथ जाएगा तो वो पूरी खेती को एक लेवल से ही वो पूरे एक लेवल से वो भिगाता है, जिससे कि उसकी मिट्टी जो होती है वो स्मूथ होती है और वो जो पानी होता है वो आराम से नहीं स्पीड से जाता है और एक फीट नीचे तक वो पानी का
बहाव होता है, 1 फीट नीचे जाता है और स्पीड से जाता है। और जब हम उसमें एग्री 82 नहीं मिलाते हैं तो धूप की वजह से वो थोड़ा भाप बनकर पानी उड़ जाता है और वो अच्छे से खेती में नहीं पहुंच पाता, कहीं पर सूखी रहती है जमीन और कहीं पर वो गीली करता है, तो इससे फायदा नहीं होता। एग्री 82 मिलाकर हम जब देते हैं तो उसका फायदा बहुत अच्छे से आता है और वो बहुत दिनों तक उस जमीन को गीली बनाए रखता है, ताकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से हमारे किसान भाइयों को मिलता है। अब ये स्पिरिडर के साथ अगर हम यूज करते हैं तो हमें इसके अंदर भी एग्री 82 मिलाकर तो हम देते हैं, तो ये पूरे हमारे पौधों को भी और नीचे जमीन को भी अच्छे से वो पानी देता है। तो हमें इसमें 200 लीटर टंकी जो टंकी होती है उसमें 400 मिली ml मिलाकर हमें इन्हें देना है, तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से मिलता है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि इसकी क्वालिटी, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये जो तरबूज है वो पूरे तरबूज जो है वो एक समान है, इसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। ये क्वालिटी भी मेंटेन करता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये जो मैं स्क्रीन पर बता रही हूँ ये मेरे भैया के खेत का ही है। तो ये जो तरबूज है खाने में इतना टेस्टी था कि इसकी मांग ये जम्मू कश्मीर गया है। तो मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया। अब मैं आपको एग्री हुमिक के बारे में बताना चाहती हूँ। तो एग्री हुमिक जो प्रोडक्ट है ये है क्या और इसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। एग्री हुमिक जो प्रोडक्ट है ये एग्री ह्यूमिक हम कैसे इस्तेमाल करें, कब करें। एग्री ह्यूमिक होता क्या है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि जंगल तो आपने देखे होंगे, पहले के जमाने में जो जंगल थे वो इस टाइप से थे, जहाँ पर कितने घने तार और कितने अच्छे से पेड़ पौधे हैं, उसके अंदर कोई अंदर जाने की भी कोशिश नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर जानवर बहुत होते हैं, बड़े खतरनाक जानवर होते थे, तो कोई भी उसके अंदर जाता नहीं था। वहाँ के पेड़ पौधे जो होते थे बड़ी सुरक्षित रहते थे और जानवर की वजह से वहाँ से कोई गुजरने के लिए भी डरता था। उसके बाद हम थोड़ा आगे जाते हैं तो इसकी आगे बढ़ाना है। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो जंगल हमें थोड़ा इस टाइप से नजर आता है, जहाँ पर लोग उस जंगल में जीव जंतु और जानवर नहीं के बराबर हो चुके हैं। तो इस टाइप से जंगल हो चुके हैं तो लोग वहाँ से लकड़ियाँ काट काट कर अपने घरों में ले जाकर इसे यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमें पानी की कमी हो चुकी है, हवा भी हमें बहुत कम मिल रही है। शुद्ध हवा तो जैसे हमें मिलती ही नहीं, पेड़ पौधे नहीं होने के कारण हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, प्रदूषण ज्यादा हो चुका है और जंगल तो 60% नहीं के बराबर हो चुके हैं। तो हमें करना क्या है, जब भी हम अगर हमारा जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, हमें 2 पेड़ अवश्य लगाना है। और जब भी हम कोई फल फ्रूट खाते हैं तो उसके जो बीज होते हैं वो हमें फेंकना नहीं है। जब भी बारिश के दिनों में हम जंगल से गुजरते हैं तो हमें उस जंगल में वो बीजों को डाल देना है, ताकि वो बीज फिर से उगेंगे और वो जंगल में पेड़ पौधे ज्यादा होने की वजह से हमें अच्छी हवा मिलेगी और पानी भी आएगा। बारिश जो अभी मौसम के हिसाब से बराबर नहीं हो रही है, फिर से वो बारिश बराबर होने लगेगी तो हमें पानी की कमी नहीं होगी, हमें हवा भी अच्छी मिलेगी। आज जो कंडीशन है उस हिसाब से हम देखते हैं तो अभी पानी की इतनी कमी है। अगर ऐसा ही रहा आगे आगे जंगल खत्म होने लगेंगे तो हमें पीने के पानी की भी बहुत ज्यादा कमी होने लगेगी।
तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना है कि हमें पौधे लगाना ज़रूरी है। और मैं ये आपको ये इसीलिए बता रही हूँ कि कहीं न कहीं ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसके बाद मैं आपको पहले ज़माने में पहले अभी मिट्टी भी इस टाइप से हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो। ये इस टाइप से मिट्टी पूरी बंजर हो चुकी है, तो इसमें कुछ भी हम डालते हैं तो ये नहीं उगता। अगर हम बात करें कि पहले जमाने में घर पूरे कच्चे मिट्टी के होते थे और नीचे फर्श भी नहीं होती थी, तो गोबर मिट्टी से वो अपने घरों की पोछा वगैरह करते थे। तो आज वो उस घरों में जो कंपाउंड होता था, उस कंपाउंड में वो लोग जैसे कि कंपाउंड में 2-3 पेड़ लगाते थे, वो पेड़ों की हवा उन्हें मिलती थी और एक साइड में वो गायों को बांधते थे और दूसरी साइड में एक बड़ा-सा गड्ढा करते थे, जिसमें वो पूरा जो पेड़ों का कचरा होता था और जो भी गाय का गोबर होता था और वो जो घास उन्हें देते थे, जो भी निकलता था, घर का जो कचरा होता था, सब्जी का और जो फ्रूट्स खाते थे उनके छिलके और जो भी झाड़ते थे वो पूरा कचरा उस गड्ढे में डालते थे। अब वो जब गड्ढे के अंदर डालने के बाद जब उस गड्ढे में डालते थे तो उस गड्ढे में वो कचरा सड़ता था। तो इस तरह से वो होता था, जहाँ पर कीड़े वगैरह होते थे और वो भी उसी में मर जाते थे। उसके बाद उसके बाद जैसे कि ये जानवर दिख रहे हैं, ये भी जंगल में सड़ जाते हैं और ये जो पतझड़ आती है तब ये जो पत्ते होते हैं झाड़ों के वो भी सड़ जाते हैं। तो जो वो घरों में जो जमा होता था उसे घर में जो कूड़ा जमा होता था तो बरसात के जो दिन आते थे तब वो लोग उस गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाल देते थे और वो अंदर ही अंदर सड़ता था। जब पहले के किसान उसे निकाल कर 2 साल के बाद भी निकाल कर जब वो खेतों में डालते थे तो उस वक्त उस खत की वजह से उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता था। अभी बात करें तो पूरे केमिकल युक्त है। अब मैं बात करती हूँ कि ये जंगल में आप देख रहे हैं जानवर मरे हुए, तो हमारे वेस्टिक का हैबिट जो है वो ये जो जानवर होते हैं सड़े हुए और पेड़ों के पतझड़ के पड़े गिरे हुए पत्ते और बारिश से सड़ जाते थे, जब उसे उससे बनता है भूमि। ये जीव विघटित पदार्थ, पौधा विघटित पदार्थ, ये दोनों से बनता है एग्री सॉरी पहले बनता है कार्बनिक पदार्थ। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये इस टाइप से कार्बनिक पदार्थ बनता है जो कि थोड़ा सा ही ये सड़ता है। उसके बाद में बनता है भूमिक पदार्थ जो इस टाइप से होता है, जहाँ पर वो थोड़ा और ज्यादा सड़ता है तो वो काले कलर का हो जाता है। उसके बाद में ये बनता है भूमिक एसिड जो पूरी तरह से मिट्टी के जैसा काला हो जाता है, तो उसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। उसके बाद ये फुल्विक एसिड बन जाता है। तो फुल्विक एसिड जो है वो इस टाइप से बनता है, जहाँ इसे 2 या 3 साल तक नीचे रखते हैं तो इसका कलर इस टाइप से भुरभुरा हो जाता है, भुरभुरी मिट्टी के जैसा ये बन जाता है। तो ये बनता है फुल्विक एसिड। तो मैंने आपको बताया कार्बन पदार्थ, ह्यूमिक पदार्थ, ह्यूमिक एसिड एंड फुल्विक एसिड। ये 4 टाइप के जो होते हैं इस टाइप से ये बनता है। तो वेस्टिज एग्री ह्यूमिक ही क्यों? मार्केट में जब हम जाते हैं तो मार्केट में ऐसा ह्यूमिक नहीं मिल पाता और मार्केट का जो ह्यूमिक होता है उस पे लिखा हुआ होता है कि 60, 96%, 97%, 98%। जहाँ तक कि वो ह्यूमिक में पूरा केमिकल्स ज़्यादा होता है, खाली लिखा हुआ होता है और वो रिजल्ट भी नहीं देता। हमारा जो ह्यूमिक होता है ये हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इस पर लिखा होता है कि 6% ह्यूमिक।
इसमें 6% ही ह्यूमिक होता है। सोलेबल एनर्जी 4%, एक्वा बेस होता है 90%। तो किसी भी पौधों को 6 या 4% ह्यूमिक एसिड की ही जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको 2 रोटी की भूख है और मैं आपको कहूँगी कि नहीं नहीं आपको तो खाना ही है, तो मैं आपको 4 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, दही ये बड़ी जबरदस्ती से खिलाती हूँ, तो क्या हाल होगा? आपकी सेहत खराब होगी, आपको उठना बैठना चलने में भी मुश्किल हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब होने लगेगी और आप अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। तो उसी तरह से हमारा जो ह्यूमिक होता है वो भी पौधों को ज्यादा अगर हम डाल देते हैं तो वो कोई रिजल्ट देता नहीं। ये तो मार्केट के फंडे हैं जो कि हमारे किसान भाइयों को कहते हैं ये ह्यूमिक इतनी परसेंट है, वो उतना है, आप इतना डालो उतना डालो, लेकिन उनको पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती है। तो वो हमें इस एग्री ह्यूमिक की अच्छे से नॉलेज लेके हमें इसे किसान भाइयों तक पहुंचाना है, ताकि वो अपनी खेती को अच्छे से अपने खेती में यूज कर सके और उसका अच्छे से फायदा ले सके। और हमारे जमीन को ये बहुत ही अच्छे से उसका बैलेंस बनाए रखता है, उसका पीएच वैल्यू भी अच्छे से बनाए रखता है, एनर्जी बहुत देता है, हमारे जमीन को सेलेबल बनाए रखता है और फायदा ही फायदा देता है। हमारे ह्यूमिक में एक्वा बेस 90% होता है, जो कि वो मॉइस्चराइजर को मेंटेन करता है और जमीन का एक्वा बेस जो होता है पीएच वैल्यू उसको भी सुधारता है और पानी का स्तर भी वो बराबर रखता है। अब ह्यूमिक काम कैसे करता है? ये क्रिया संगठन को बनाए रखता है और मिट्टी को बांध कर ये रखता है और मिट्टी की भौतिक अवस्था को बेहतरीन बनाता है। पौधों की जड़ों को बहुत ज्यादा फैलाता है, द्वितीय जड़ें ये बनाता है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। जब जितनी जड़ें ज्यादा होंगी उतना ही झाड़ ज्यादा बड़ा होगा और उसको पेड़ पौधों को फूल भी ज्यादा आएंगे, फल भी ज्यादा आएंगे, क्वालिटी अच्छी होने की वजह से उन्हें उसमें मार्केट में उसका रेट भी बहुत अच्छे से मिलता है और हमारे किसान भाई भी बहुत खुश होते हैं। थैंक यू सर। मैंने अभी आपको 2 प्रोडक्ट के बारे में बताया, अब मैं इसके अंदर जी आपका प्रेजेंटेशन अभी बाकी है? हाँ सर। हाँ जी ठीक है, तो आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, अब बात हम करते हैं कि हमें ये यूज कैसे करना है और कौन सी पीरियड में करना है। पहले तो हमें इसे मिट्टी पर करना है भूमि उपचार, उसके बाद हमें इसे करना है बीज उपचार। अगर हम 1 फीट का जब पौधा हो जाता है तब हमें इस पे पहले स्प्रे करना है। उसमें हमें 15 लीटर का जो टैंक होता है उसमें 10 ml हमें उसमें एग्री 82 मिलाना है और एग्री ह्यूमिक जो है उसमें 30 ml मिलाना है। और ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो उसमें गोल्ड भी हमें 20 ग्राम मिलाना है। ये जो है वो पाउडर है गोल्ड। तो हमें ये 3 टाइप का पहले स्प्रे में हमें मिलाकर देना है। उसके बाद हम जब उसको फूल की अवस्था आती है तब हमें उसमें 15 या 20 दिन के बाद पहले फूल आने के 15-20 दिन पहले हमें फिर से स्प्रे करना है। उसमें हमें एग्री 82 15 लीटर की जो टंकी होती है उसमें 10 ml मिलाना है और ह्यूमिक जो है वो 30 ml मिलाना है और मास्क जो है वो 20%, जिससे कि उसकी फूल ज्यादा आएंगे और वो फूल झड़ेंगे नहीं, तो उससे
हमारे किसान भाइयों को ज्यादा उसका फायदा होगा। और जब फूल आने के बाद, जब फल आने की अवस्था होती है, उसके 15-20 दिन पहले हमें तीसरा पंप करना है, जिसमें हमें एग्री एग्री 82 10 मिली ml डालना है, और एग्री ह्यूमिक जो है वो 30 ml डालना है, और मास्क जो है वो 20 ml डालना है। तो मैंने जो ये भी बताया वो 15 लीटर का जो स्प्रे पंप होता है उसके बारे में बताया। उसके बाद अगर कोई पूछता है कि एक एकड़ में हमें इसमें कितना डालना है, तो एक एकड़ में किसी के 6 पंप होते हैं, तो हमें एग्री 82 60 मिली, एग्री ह्यूमिक 180 मिली, एंड मास जो है वो 120 मिली मिलाना है। तो इस टाइप से हमें एक एकड़ में ये स्प्रे करना है। उसके बाद ये पंप के साथ में जब स्प्रे करते हैं तो हमें 15 लीटर पानी के साथ में 10 मिली, और एक एकड़ में बंद होगी, तो हमें पंप के साथ में डालना है। एक एकड़ में 8 पंप अगर होते हैं तो हमें 80 मिली डालना है। उसके बाद बात करें खत की, तो हमारे पास में ह्यूमिक ग्रेन्यूल भी है, जो एक एकड़ में 5 केजी का जो बैग आता है वो हमें उसमें डालना है। पंप लाइन से हमें 5 मिली पर लीटर पानी के साथ में देना है। यूरिया के साथ में 35 केजी में हमें 160 ml एग्री 82 देना है। एक बीघा में 180 मिलीग्राम खरपतवार के साथ में हमें 20 मिली 15 लीटर पानी के साथ में देना है। तो मैंने ये आपको इसमें कितनी क्वांटिटी यूज करना है वो भी बताया है। तो मेरा सेशन अब समाप्त हो चुका है सर। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू संगीता जी, आपने बहुत डिटेल में नॉलेज दिया हम लोग को एग्री का खास तौर पे, और ये सबसे वीक पॉइंट है ज़्यादातर, अगर मैं बोलूँ बहुत सारे लोग का, मेरा खुद का भी। और प्रेजेंटेशन आपका बहुत कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। अभी हम आगे का आपको बताते हैं कि कल, जैसा मैंने बताया था, कल हमारा कोई भी सेशन नहीं है, और परसों यानी कि वेस्टीज की एनिवर्सरी 16th एनिवर्सरी है। दिन भर में वो इवेंट चलने ही वाले हैं, शायद 11 बजे से शुरू हो जाएंगे, तो सब लोग उसमें भी इन्वॉल्व रहेंगे। बहुत सारी स्कीम आएंगी, तो वो सभी नोट डाउन करना है। नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छे से हम लोग को काम करके दिखाना है अपने ग्रुप वालों को, और साथ ही मुझे एक कविता बोलना चाहती हूँ, छोटी सी। जी 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 बोलिए। ठीक है सर। जैसा कि मैं ये जो कविता आपको बताने जा रही हूँ वो हमें से रिलेटेड है। जैसा कि एक चिड़िया है, और जैसा कि सपने होते हैं, एक चिड़िया है, एक आसमान है, एक बाज है, और एक शिकारी है। तो इसमें जो चिड़िया होती है वो उसका क्या रोल है, और उसके बाद में जो आसमान है वो हमारे सपने हैं, और वो जो बाज है और शिकारी वो कौन है, वो आप यहीं पे सुन सकते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पिंजरे में कैद एक चिड़िया आसमान को देखती है, और मन ही मन कहती है, काश मेरे भी पंख होते, मैं भी इस आसमान में उड़ती, काश मेरे भी 2 पंख होते। और वो रोती रहती थी, वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वो उस पिंजरे में कैद थी। हालांकि पंख थे उसके पास, लेकिन वो उड़ नहीं पाती थी, क्योंकि उसे किसी ने बताया ही नहीं था कि तू भी उड़ सकती है। और उसने कभी वो पिंजरे में कोशिश ही नहीं की कि मैं भी उड़ सकती हूँ, मैं भी आसमान में उड़ सकती हूँ। तो उसे जब किसी ने उसका दरवाजा खोल दिया तो वो उड़ न पाई। जब उसका किसी ने दरवाजा खोल दिया फिर भी वो उड़ न पाई। तब कहीं से एक बाज आया उड़ता हुआ, उसे पंजे में पकड़ा और आसमान में उड़ा लाया। अब खुद
वो उड़ने लगी, आसमान में उसने उसे चिड़िया को लेकर चले गई। तब उसे नियति का जैसे कोई चमत्कार हुआ और वो बाज की नियति उससे रूठ गई। जैसा कोई भगवान का चमत्कार हुआ, बाज की नियति उससे रूठ गई और चिड़िया उसके पंजों से छूट गई। अब जब चिड़िया ने खुद को गिरता पाया आसमान से, जब उसने उड़ा कर लेकर गई थी, तो चिड़िया ने जब उसको गिरता पाया तभी उसे पंख होने का एहसास आया। अब तब उसे पंख होने का एहसास आया और वो अपने पंखों को फैला के जब उड़ने लगी, तब उसे इतनी खुशी होने लगी कि वो करने लगी और उड़ने लगी। कल तक जो रोने वाली, आज वो खुशी के मोती पिरोने लगी। कल तक वो रोने वाली, आज खुशी के मोती पिरोने लगी और आसमान के साथ वो अपनी बातें करने लगी और अपने सपने जो थे उसे पिरोने लगी। जो उसे आसमान के साथ प्यार हो गया था और वो बहुत खुश थी कि मैं भी अब उड़ सकती हूँ। लेकिन नियति ने भी उसके साथ में, उसकी किस्मत ने भी उसे साथ नहीं दिया और एक शिकारी आया। जैसा कि बाज बाज के पंजों से जब वो छूटती है तो उसे इतना खुशी होती है, लेकिन वो बात क्या है, जैसे कि हम सफलता की ओर चलते हैं तो हमें जब ऊंचाइयों पर पहुंचते जाते हैं तो किसी को भी वो खुशी बर्दाश्त नहीं होती। जब हम वहाँ अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हमारे अपने ही हमें जो है पॉजिटिविटी में हमें खुश करते हैं और एक तरफ जो हमारा जो भला नहीं चाहते हैं वो लोग हमें निगेटिविटी में हमें कुछ गलत करने के चक्कर में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो ऐसे ही उस चिड़िया के साथ में हुआ। जब वो आसमान में उड़ रही थी और अपने सपनों को पूरा कर रही थी, तभी उसके एक शिकारी ने उसे देख लिया और वो शिकारी उसके ऊपर अपना निशाना लगा लिया। उस नियति ने भी उसे साथ नहीं दिया और उस शिकारी ने उसके ऊपर तीर लगाया। निशाने पे जो वो कहीं से इतराता हुआ एक शिकारी आया, तीर उसने उस चिड़िया के ऊपर लगाया, तीर निशाने पे लगा जो, और फिर वो गिरी इस तरह कि वो कभी न उठ पाई अपने पैरों पे खड़ी और वो गिर गई जमीन पर और वो उठ न पाई। अब क्या होगा उस चिड़िया का? क्या वो आसमान आएगा उसके पास उसके सपनों को पूरा करने, या फिर से वो जाएगी आसमान के पास में? तो उसे बहुत दुख होने लगा कि वो गिर चुकी है, ना तो आसमान उसके पास आ सकता है और ना ही वो आसमान के पास जा सकती है। क्यों दिखाए खुदा ने उसे ये सपने? रहने देते ना उसे उसके हाल पर, छोड़ देते उसे कि नहीं है इसमें कोई और चिड़ियाओं जैसी कोई बात। वो रह लेती उसी पिंजरे में कैद कि नहीं है मेरे पास कोई पंख। तभी उस चिड़िया ने अपने आप को संभाला और वो अपने घायल पंखों को उड़ाकर पेड़ की डाली तक पहुंचाया। पेड़ की डाली तक पहुंचाकर वो आसमान से कहने लगी कि चाहे कितने भी आए तूफान, चाहे कितने भी आए तूफान, करेगी वो हर इम्तिहान को पास, चाहे कितने भी आए तूफान। और वो उस घायल पंखों को साथ में वो आसमान पे इतनी ऊंची उड़ान लगाई कि वो फिर से अपने सपने को पूरा करने को उड़ी। इस तरह वो अपने सपने पूरे करने लगी कि वो भूल गई पिछली जिंदगी को और कहने लगी आसमान से कि फिर से उसका एक सपना पूरा होगा, फिर से उसके आसमान से मिलन होगा, फिर से उसे खुशियों का एक महल होगा और उसके सपने पूरे होंगे। और लास्ट में वो कहने लगी कि उड़ान पंखों से नहीं होती है, हौसलों से होती है। उड़ान पंखों से नहीं होती है, हौसलों से होती है। और जिसके सपनों में जान होती है और उसी के सपने पूरे होते हैं। और यहाँ पर मैं अपना स्टेशन खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू। और आपने बहुत अच्छी और बहुत मोटिवेटिंग आपने स्टोरी टाइप कविता भी सुनाई,
जो कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। इसमें हमने यही चीज़ समझी, पंखों से नहीं, पंखों की जगह हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, संगीता जी। और मैं एक बार आज का पहले आपको